Hello everybody, a very good afternoon, good evening, good morning, hello, namaste, sat sri akal. Welcome back to the channel Commerce with Aroma, and here we are again with another web series of our channel, that is MCQ episodes. इसके पहले वाली वेब सीरीज क्या थी आपको पता है, मैराथन एपिसोड्स चल रहे थे जिसमें हमने BST की सारे चैप्टर्स को ऑलमोस्ट रिवाइज किया हुआ है. सिर्फ 3 चैप्टर पेंडिंग है, उसके भी आपको एपिसोड्स जल्दी मिल जाएंगे. इन दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs जो आपके रिविजन और प्रैक्टिस के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. नाउ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. ओके, करें सेशन को स्टार्ट. यस मैम, सेशन को स्टार्ट करिए, बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे. वेरी गुड. और सेशन को स्टार्ट हम कैसे करते हैं? हमेशा अपनी क्यूट सी स्माइल, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ. तो ये क्यूट सी स्माइल का सिग्निफिकेंस भी बहुत है हमारी क्लासेस में, बिकॉज हमें एंड तक क्यूट सी स्माइल, एक हैप्पी फेस के साथ सेशंस को एंड करने होते हैं. और क्यों? बिकॉज वी हैव टू हैव 100% अंडरस्टैंडिंग. ओके, ऑल्सो वन थिंग, ये PDFs, ये अपडेट्स, इस चैनल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपको मुझसे कुछ भी कांटेक्ट करना है, कोई भी डाउट्स पूछना है, यू विल हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का नाम है द माई वे कॉमर्स. ओके, द माई वे कॉमर्स टेलीग्राम चैनल, द माई वे कॉमर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप टेलीग्राम, सर्च करोगे एंड देन यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली. ओके, चलो फिर सेशन स्टार्ट करेंगे MCQs के साथ. नंबर 1 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, डूइंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम खर्चे में जब आप काम करते हो, मैनेजर क्या होता है? एफिशिएंसी, इफेक्टिव, बोथ, मैनेजमेंट. क्या ऑप्शन आपको लगता है? यू हैव 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. मैम आपका जो अलार्म है ना वो बहुत तेज़ी से चल रहा है. कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जितना जल्दी हम लोग रिकॉर्ड करके सारे वीडियोस अपलोड करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो व्हेन अ मैनेजर इज विथ और डूइंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ही इज बीइंग एफिशिएंट. और इफेक्टिव कब होगा? जब उसने टास्क को कंप्लीट किया है. टास्क कंप्लीट करना इज बीइंग इफेक्टिव, टास्क को मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना इज बीइंग एफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the objective of marketing department of Kotex Limited is to increase sales by 10% by offering discounts. Kotex Limited का जो marketing department है उनकी objective है कि वो sales increase करें 10% से by discount. लेकिन finance department ने may not approve of such discounts as it means a loss of revenue. This kind of conflict arise in organization because each department performing activities in isolation from others and barriers between departments are becoming more rigid. आपको पता है ये क्या शो कर रहा है? बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स की लड़ाई शो कर रहा है. 2 डिपार्टमेंट्स में जब लड़ाई होगी तो कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे राइज कर रहा है? एक छोटा सा केस स्टडी है विच इज़ वेरी इजी. सिर्फ आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में लड़ाई चल रही है, तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंस फीचर या कौन सा कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस रेलेवेंट होगा? क्या लगता है आपको? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शनल डिफरेंशिएशन ही तो देख पा रहे हैं. एक फंक्शन मार्केटिंग वाले का है, एक फंक्शन फाइनेंस वालों का है. दोनों में डिफरेंशिएशन हो रही है, दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिकॉज दोनों के अपने अलग फंक्शंस हैं. एम आई क्लियर? इसीलिए हमेशा हमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना होता है. क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ. वेरी लड्डू क्वेश्चन मैम. पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम किसका होता है? क्या ऑपरेशनल वालों का, क्या मिडिल वालों का, क्या टॉप वालों का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट. इजी क्वेश्चंस है ना? यस मैम. चलो क्वेश्चन नंबर 4, गोल सेटिंग इज द फंक्शन ऑफ. अब ये गोल सेटिंग किसका फंक्शन है? गोल को सेट करना किसका फंक्शन है? क्या फोरमैन का है, CEO का है, सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट? सीधा सीधा आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, CEO. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मैनेजर किस तरह से चाहता है? एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, नन ऑफ द अबव. वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन सी. हम क्यों भाई कंप्लीट करना चाहेंगे टास्क तो मिनिमम कॉस्ट के साथ ही चाहेंगे ना. यानी एक मैनेजर हमेशा, ये देखो आपका प्यारा सा मैनेजर हमेशा चाहेगा कि वो कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और काम को कंप्लीट करे. क्वेश्चन नंबर 6, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कैसे होगी? अचीव गोल्स बाय चांस नहीं होती, एक डेलिबरेट प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? एक डेलिबरेट प्रोसेस है जिसके थ्रू सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है. क्या वो प्लानिंग से होता है, कंट्रोलिंग से होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है या मैनेजमेंट से होता है? यहाँ पे देखो अचीव कर रहे हैं गोल्स, और गोल्स को अचीव करने का काम मेजर किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट. प्लानिंग तो एक तरीका है गोल्स को प्लान करने का, कोऑर्डिनेशन तो सबको भाई
जोड़ के रखने का काम है, और कंट्रोल तो जाके पीछे मुड़ के देखना है कि क्या हमने काम सही किया है। बट अचीव करने के लिए गोल्स, हम एक जो डेलिबरेट प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम मैनेजमेंट ही बोलते हैं। यहाँ पे इस फीचर की बात हो रही है, मैनेजमेंट एक डेलिबरेट प्रोसेस है। इस वर्ड से आपको ये याद हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बिना देखे चलो बोलते हैं मैम। सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, फिर स्टाफ करेंगे, लोगों को बिठाएंगे, फिर उन्हें डायरेक्ट करेंगे, पुश करेंगे भाई काम करो, एंड देन उन्हें कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे उन्होंने सही काम किया है कि नहीं। इसका राइट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? POSDC। अब जरा ऑप्शन में आ जाओ, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी सही ऑप्शन आपका नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मेरा ये रहा, बहुत बेसिक सा, ये POSD वाले फंक्शन किसने दिए हैं? किसने दिया है कि प्लान मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, ऑल्सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही उन्होंने बताया है। किसने दिया है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, विच डिग्री इज कंपल्सरी टू बिकम अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए आपको कौन सी डिग्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? BBA करना ज़रूरी है, BBA करना, MBA, BBA, MCOM, और नो कंपल्शन ऑफ डिग्री। ये नो कंपल्शन ऑफ डिग्री है, क्योंकि आपको पता है एक मैनेजर बनने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। मैम, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? द आंसर इज नो। MBA या BBA कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैनेज करने के लिए आपके पास सिर्फ दिमाग होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। लो, इसका आंसर मिल गया। मैनेजर, लॉयर को तो बनना है, बार काउंसिल से उसको परमिशन चाहिए। डॉक्टर की IMS है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये लोग मांगते हैं, लेकिन एक मैनेजर तो मिस्टर छोटू, मिस्टर चिंटू भी बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टर है भाई, ध्यान देना, ये मैनेजर नहीं है, डिपार्टमेंट का हेड नहीं है, ये डायरेक्टर है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, टॉप लेवल, आपने सही बोला, टॉप लेवल ही होंगे हमारे डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, वो टॉप लेवल के लोग होते हैं। और डायरेक्टर के ऊपर होते हैं हमारे CEO, CUMD, इनके ऊपर होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स। क्या शेयर होल्डर आपके बिजनेस का पार्ट है? नो, दे आर आउटसाइडर्स, इसीलिए हम उन्हें स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फोरमैन विल बी कंसिडर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फोरमैन है भाई वर्कर का पप्पा, वर्कर के पप्पा, यानी ये बैठ के कुर्सी लगा के वर्कर को देख रहा है। वर्कर को देखने वाला काम किसका होता है? लोअर लेवल का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। समझ में आ रहा है ना? स्पीड ज्यादा है, क्वेश्चन बेसिक है, और आपको डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट उनके लिए जरूरी है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लिए मैनेजमेंट जरूरी है? क्या वो NPO हैं, क्या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या वो सर्विस वाले हैं, या ऑल ऑफ द अबव? जाहिर सी बात है, हमने मैनेजमेंट का एक फीचर पढ़ा है, क्या? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कौन से फीचर की बात हो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की परवेसिव फीचर की बात हो रहा है, एंड दैट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। यानी सर्विस हो, NPO हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट परवेसिव ही है। हर लेवल पे हर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स। अब सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? क्या गोल्स अचीव हो लीस्ट कॉस्ट के साथ, क्या टाइमली अचीवमेंट होना चाहिए, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? भाई हमें गोल्स अचीव करना है और टाइम से पहले अचीव करना है, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी हमें एफिशिएंट भी होना है और इफेक्टिव भी होना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 क्या है? चलो, रवि आ गए, रवि को पढ़ते हैं। रवि वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन रोजी प्राइवेट लिमिटेड। काफी क्यूट सा नाम है ना। रवि काम करते हैं कहाँ? एज अ प्रोडक्शन मैनेजर रोजी प्राइवेट लिमिटेड में। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ हैंड वोवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट विद इन 100 डेज। इन्हें काम दिया गया है कि आपको 10,000 यूनिट्स हैंड वोवन टेबल बनाने हैं, टेबल के मैट्स बनाने हैं, बेसिकली 10,000 यूनिट्स, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 150 रुपये पर यूनिट ही लगना चाहिए। 150 रुपये से ज़्यादा लगा तो आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। और टाइम भी बता दिया है कि आपको 100 दिन में कंप्लीट करना है। तो अब इन्हें इफेक्टिव होने के लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा? इन्हें इफेक्टिव होने के लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? जल्दी से सोचो। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 यूनिट से कम, 150 यूनिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? क्या वर्क विद इन 100 डेज कंप्लीट कर लेना चाहिए? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 150 पर यूनिट से कम होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे पूछ क्या रहा है? क्या इफेक्टिव पूछ रहा है या एफिशिएंट पूछ रहा है? क्वेश्चन में इफेक्टिव पूछ रहा है, और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग द टास्क एट द राइट टाइम, यानी 100 दिन के अंदर आपको काम कंप्लीट कर लेना है। रवि अगर इफेक्टिव है तो उनको आप इसी तरह से जज कर पाओगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है। वैसे तो एक मैनेजर को कम से कम लागत में, कम से कम रिसोर्सेज के साथ
टाइम पे काम करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफेक्टिव पूछा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि मैम मैनेजर को तो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए, बिल्कुल दोनों होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में जब स्पेसिफिकली पूछा है कि इफेक्टिव कब होगा, आपको इफेक्टिव का आंसर देना है। क्लियर है, डाउट तो नहीं होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैनेजमेंट को हम पुअर कंसिडर करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज एफिशिएंट बट इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। आप मैनेजमेंट को खराब कब बोलोगे, क्या लगता है भैया, कुछ तो हो जाओ चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो गए तो आप बहुत ही खराब कंडीशन में हो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही बात है। अगर मैनेजमेंट को पुअर हम तब बोलेंगे जब आप इनएफिशिएंट हो और इनइफेक्टिव हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सूजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर। सूजी लिमिटेड चाहती है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे, वो प्लान कर रहे हैं कि 25% से सेल्स इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे आपको फीचर आइडेंटिफाई करना है जो गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्या मैनेजमेंट परवेसिव है, क्या मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? हर लेवल पे है मैनेजर, देखो ये सारे ही फीचर्स हैं, ऑप्शन में सारे ही फीचर्स मैनेजमेंट के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको वो आंसर देना है। सूजी लिमिटेड ने प्लान किया है, एक गोल उन्होंने सेट किया है जो इंक्रीज करने का है सेल्स 25% से, दैट मीन्स हमने कोई गोल ओरिएंटेड काम किया है, कुछ प्लान किया है जो गोल से रिलेटेड है। सो कैन वी से कि मैनेजमेंट के यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात की गई है, हाईलाइट किया गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देखो, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रीफरेंसेस, रॉयल बेकर्स हैव रिड्यूस्ड शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। भाई सब डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं ना, कैलोरी इनटेक्स की बातें करते हैं। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो। कीपिंग इन व्यू यानी ध्यान में रखते हुए हमने कंज्यूमर के डिमांड्स को, अपनी चीजों को चेंज किया है, यानी हमने क्या किया है, इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया है। बाहर की बातें हमने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट किया है, और अडेप्ट करते हैं दैट मीन्स बाहर का फैक्टर क्या है, डायनामिक मतलब चेंज हो रहा है, यानी चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया है, यानी हम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। दिस अप्रोच वाला जो आंसर है आपका क्या होगा, डायनामिक फंक्शन का है। इंटेंजिबल फोर्स है ये तो हम जानते हैं भाई, ग्रुप एक्टिविटी ये भी जानते हैं, मल्टी डायमेंशनल है ये भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चेंजेस अडेप्ट किए हैं, यानी इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया है, यानी डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट चेंज करता है, मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करता है। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 18, ओ किधर गया, ये देखो, हाँ, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। अब मैनेजमेंट को आर्ट कंसिडर किया जाता है, क्यों भाई? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, different principles of management are brought into effect directly by different managers, and option number D, it is not important for the practicing managers to be a member of professional association। थोड़ा टाइम लो, इसका आंसर आप मुझे दो। मैम आंसर कैसे दें, आप तो रिकॉर्डेड में हो, मैं समझ जाऊंगी, आप आंसर बोलना मैं सुन लूंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल एप्लीकेशन। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी जानते हो, उसको अपनी तरह से जब आप एक्सप्रेस करते हो, अपनी तरह से यूज करते हो, इसे हम कहते हैं आर्ट। जरा ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या हर मैनेजर एक ही तरह से यूनिवर्सली कोई काम करेगा, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेगा? नो। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात किधर आती है, साइंस में, यानी ये तो आर्ट नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एक ही तरह से अप्लाई करोगे आप, क्या ये बात सही है? ये भी बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। जो आपने कह दिया कि H2O को इससे मिलाओगे तो वही सल्फेट आएगा, सल्फर आएगा, मुझे नहीं पता, मैं साइंस में अच्छी नहीं हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया है। लेकिन आर्ट वाली जो चीजें हैं कि आप मैनेजर हैं तो वर्कर को इस तरह यूज करो, या वर्कर को इस तरह से काम कराओ तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, क्या ये हर जगह अप्लाई होगा? नो। लेकिन जरा ऑप्शन नंबर डी पहले पढ़ लो। चलो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। नाम में ही लिखा है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने तो पूछा है आर्ट, यानी ये प्रोफेशन वाला हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन नंबर क्या बचा, सी, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। स्टेटमेंट भी पढ़ लो। Different principles of management are brought into effect differently by different managers। लो कर गई ना आर्ट की बात। Different managers different situations में अपनी तरह different solutions provide करते हैं। Clear? Yes मैम, clear। चलो
फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है? आपने एक्शन करेक्ट करना है, ये कौन सा फंक्शन है भाई? प्लान में तो हम पहले प्लान कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो प्लान का कीवर्ड सेट हो गया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज को हम एक ऑर्गेनाइजिंग मतलब इकट्ठा कर रहे हैं या काइंड ऑफ कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब भाई उठो, डायरेक्टिंग यानी पुश कर रही है। कुछ कीवर्ड्स है जिससे आपको मीनिंग याद रहेगी। कंट्रोल का मतलब पता है क्या है? पीछे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के चेक कर रहे हो आप, ठीक है, चेक कर रहे हो, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हमने जो चीज पढ़नी थी हमने वही पढ़ी है। तो करेक्टिव एक्शन का कौन सा आपका फंक्शन होता है? कंट्रोलिंग। आई होप इट इज क्लियर और आपको उतना ही मजा आ रहा है एमसीक्यू सेशंस को देखने में, एमसीक्यू एपिसोड्स को देखने में जितनी ही लाइव सेशंस में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो चलो कॉलम 1 कॉलम 2 है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? अभी कॉलम देखो ही मत, आप इसके आंसर्स अपने माइंड में खुद यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। इफेक्टिवनेस मतलब टास्क को कंप्लीट करना है। एफिशिएंटली मतलब मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोसेस क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। चलो भाई, टास्क, डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। मैम मिनिमम कॉस्ट तो एफिशिएंसी होता है, यानी ए बी सी है तो बी का आपके पास क्या ऑप्शन आ गया? B1। अब जरा देखो B1 किधर है? B1 ये लो डायरेक्ट आंसर आ गया। एक को ही पता करने पे आपका आंसर आ गया। B1 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। और भी देख लेते हैं। मैम B1 तो हो गया। ए का क्या है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, यानी A2, तो A2 यहां लिख दो। ये रफ में आप अपने जब एग्जाम में रहोगे तो ऐसे ही करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड प्रोसेस तो बचा हुआ ही पॉइंट होगा, तो चलो नहीं भी पढ़ोगे तो भी 3 आपने मार्क कर दिया, इससे टाइम बचा। ए का 2, बी का 1, सी का 3। कौन से ऑप्शन में है? ए का 2, बी का 1, सी का 3। आ गया ऑप्शन नंबर बी। सही है, वेरी गुड। चलो एक सेकेंड, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कॉलम को मैच करना है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पहले तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑर्गेनाइजेशनल यानी इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट करने के। सर्वाइवल क्या है भाई? हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। प्रॉफिट क्या है? जिंदा रह लिया ना, चलो कुछ एक्स्ट्रा कमाते हैं। ग्रोथ मतलब अलग अलग आपको अपने ब्रांचेस बनाने हैं। अब तो जरा क्वेश्चन पढ़ लो। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ हर चीज इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, यानी आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। तो भाई सी का तो 1 ही होना है, सी का 1 हमने लिख लिया। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूअस सक्सेस। वाइटल, रिवाइटल होता है ना, वाइटल, वाइटल यानी बेसिक, बेसिक जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो क्या होगी? सर्वाइवल होगी। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप? मैम ए का 2 होगा। अगर ए का 2 है, सी का 1 है, तो बी का ऑटोमेटिकली क्या होगा? 3। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। मैम ए का 2 किस में है? मैम ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2। अब ये ऑप्शंस में एबीसी मत लिखना, ये एबीसी यहाँ लिखना है आपको, ये वाले एबीसी हैं, ठीक है। एबीसी यहाँ लिख के आपको चेक करना है। मैम ए का 2 इधर भी है, ए का 2 इधर भी है, यानी ये ऑप्शन तो कट हो गए, ये ऑप्शन तो कट हो गए। चलो फिर हमने सी का 1 भी तो निकाल लिया है। सी का 1 यहाँ है, बी का 3 यहाँ है। आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। क्यों आया? आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ वेंचर्स टू कवर कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? वैसे ना, एक सेकेंड, देखो मैम ने भी कर दी ना गलती। सी का 3 है ना, सी का 1 है, ठीक है, सी का 1 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्लियर है? ए का 2 वाइटल इंसेंटिव है कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस, एंड बी का 3 ऑर्गेनाइजेशन को एनफ अर्न करना चाहिए रेवेन्यू अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड। चलो असर्शन रीजन कुछ क्वेश्चंस आ गए। कैसे सॉल्व करना है? आपको पहले दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली पढ़ने हैं। पहले ए को पढ़ोगे, फिर आर को पढ़ोगे, फिर आप देखोगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। क्या ये ट्रू या फॉल्स है, इंडिविजुअली ट्रू या फॉल्स है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल गया। लेकिन अगर एक स्टेप आगे बढ़ गए कि मैम ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे लगा के बिकॉज, कि क्या असर्शन इसी वजह से है क्योंकि रीजन लिखा हुआ है, क्या रीजन अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज लगा के जब आप स्टडी करोगे या रीड करोगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है? चलो फिर आओ सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है, एक सेकेंड, देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।
मैम ये तो ठीक ही लग रहा है, एक कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप एनालिसिस हमें करना पड़ता है जब हम इनपुट और आउटपुट को देखते हैं, कितना खर्चा लगा उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, यही तो होता है इनपुट आउटपुट या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये तो ट्रू है, लिख लो यहाँ ट्रू। रीजन, इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज दैट इज द इनपुट्स मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड, द आउटपुट्स द इफेक्टिवनेस हैज इंक्रीज्ड। मैम कम रिसोर्स लगा के मेरा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, ये बात तो ठीक है, यानी हमने मिनिमम कॉस्ट लिखा है, मिनिमम कॉस्ट में काम कंप्लीट किया है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसे इफेक्टिव बोलते हैं या एफिशिएंट बोलते हैं? मैम हमें तो याद आ रहा है एफिशिएंट बोलते हैं, यानी ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। यानी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल गया असर्शन इज ट्रू, आगे वाले स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रीजन इज फॉल्स, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एफिशिएंट और यहाँ लिखा हुआ है इफेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आप एक बार ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन क्या है? असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, सी है, एक ट्रू है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो देखो, कोऑर्डिनेशन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ एक्सक्लूसिव, सिर्फ मेन टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। ये बात तो सही है मैम, कोऑर्डिनेशन तो परवेसिव है, हर लेवल पे सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सबको दोस्ती करके रखनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो जाएगी। यानी ये बात तो सही है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये तो ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स टॉप। अच्छा ये फॉल्स है बच्चे, ये फॉल्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, देखो मैम भी कंफ्यूज हो गई। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक्सक्लूसिव, नॉट लिखा हुआ है, नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये बात ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स टॉप मिडिल एंड ऑपरेशनल। मैम ये बात तो सही है, सारे मैनेजर्स की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मिडिल ऑपरेशनल लेवल वालों की कि वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें, ये भी ट्रू है। अब जरा मैम दोनों ट्रू है तो क्या असर्शन को रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है? पता नहीं, देखते हैं। चलो यहाँ लगा दिया बिकॉज। अब हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टॉप मिडिल एंड ऑपरेशनल। हाँ मैम बिल्कुल सही बात है, कोऑर्डिनेशन एक्सक्लूसिव फंक्शन टॉप मैनेजमेंट का नहीं है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप मिडिल और बॉटम वालों की। बिल्कुल सही बात है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। क्लियर? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट 100% प्रोफेशन है। लो, सबसे बड़ी गलती, नो ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मीट्स द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट मीट कर रहा है एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। जरा आओ यहाँ पे ऑप्शंस चेक करना, ऑप्शंस क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी ये ऑप्शन आपका मेंशन्ड है कि असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24 का आपको क्या आंसर लगता है? मैम ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है और मैनेजमेंट सारी प्रोफेशन की एग्जैक्ट क्राइटेरियाज को भी मीट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैम मैनेजमेंट तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। रीजन पढ़ते हैं, रीजन को अभी हम एज अ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटर रिलेटेड बट सेपरेट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। मैम ये बात भी सही है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एक के बाद एक के बाद एक हम ये फंक्शंस करते रहते हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आपके जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ही नहीं है एक्सप्लेन करने वाला, आपको सिर्फ ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या एक सही है एक गलत है, क्या एक गलत है एक सही है। तो इसका डायरेक्टली आपने आंसर ये आइडेंटिफाई कर लिया और ये देखो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन ने असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 26, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्लानिंग ना प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। अच्छा, रीजन पढ़ते हैं, प्लानिंग कैन ओनली प्रेडिक्ट द प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयर कंटिंजेंसी प्लान्स टू डील विथ देम इफ एंड व्हेन दे अकर।
ये बात तो सही है। प्लानिंग से आप प्रॉब्लम को एकदम रिमूव नहीं कर सकते, ये बात तो सही है ना। आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, प्रॉब्लम आनी है तो आएगी, यानी ये बात सही लग रही है। रीजन वाला स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ो। प्लानिंग कैन ओनली प्रेडिक्ट, प्लानिंग कैन ओनली प्रेडिक्ट द प्रॉब्लम्स, प्लानिंग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है प्रॉब्लम्स को और कुछ प्लान्स अकॉर्डिंगली बना सकता है कि उनसे हम डील करें। ये बात भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आप ध्यान से देखना रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन भी किया है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 27, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, पहले ट्रू। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स in external forces which consist of various social, economic, political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of environment. बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट में हम कर क्या रहे हैं, डायनामिक चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं सो दैट आपका ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहे, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। अगर आपने चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए और चेंजेस के अकॉर्डिंग प्लान नहीं बनाए, डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं, और ध्यान से देखो रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो असर्शन क्या कहता है, मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मैनेजमेंट एक टैंजिबल फोर्स है, ध्यान से पढ़ो, टैंजिबल फोर्स है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ओके, उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। मैम, ये टैंजिबल नहीं होता, मैनेजमेंट इनटैंजिबल होता है। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन ओनली फील। यानी आधा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट हमने कर दिया फॉल्स। इसका रीजन पढ़ते हैं। द फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डर लाइन इंस्टेड ऑफ चाओ। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट को हम नोटिस कर पाते हैं कि हाँ, सब बहुत खुश हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है और कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं है। तो सिर्फ एक इनटैंजिबल और टैंजिबल की वजह से आपका असर्शन हो गया पूरा गलत, और रीजन हो गया 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्लियर? यस मैम, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, प्रेजेंट परवेसिव फंक्शन है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा, ये बात भी सही है। कोऑर्डिनेशन तो हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, परवेसिव भी है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा और हर लेवल पे भी चाहिए, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है सही। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज और एपिसोड नंबर 1 का, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स और इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से, ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन पढ़े। Nowadays, profit maximization is the only objective of management. बताओ, सोशल ऑब्जेक्टिव बेनिफिट है सोसाइटी के लिए देना, ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो लगा दो ट्रू। लेकिन आज के दिनों में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी मैनेजमेंट का। क्या आपको लगता है ये बात सही है? नो मैम, ये तो बिल्कुल गलत है। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, सोसाइटी के लिए भी भला करने का सोचते हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए भी भला करने का सोचते हैं। यानी आपका असर्शन तो सही है, लेकिन आपका रीजन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। यहाँ पे हमने कर लिया 30 क्वेश्चंस कंप्लीट बीएसटी चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह और भी सारे एपिसोड्स आते रहेंगे जिसमें हम खूब सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, सारी चीज़ें रिवाइज अच्छे से हुई होंगी एंड आपने क्वेश्चंस बहुत आराम से 30 आउट ऑफ 30 तो अचीव कर ही लिया होगा। आप अपने स्कोर्स मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कि किसने कितने सही किए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में MCQ के। Till then, have a great day. Bye bye. Keep revising and do like the video. Bye bye, everybody.